नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे बंद करो मौत के अस्पताल। उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में अवैध अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। ऐसे तमाम मानक विहीन अस्पताल और बिना डिग्री के डॉक्टर बेखौफ होकर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। अस्पताल माफियाओं का मकर जाल इस तरह फैला हुआ है कि विभाग भी नतमस्तक है। आए दिन अस्पतालों में मरीज के गलत उपचार से जच्चा बच्चा और प्रसूताओं की मौत हो रही है। इन अस्पतालों में शासन द्वारा निर्धारित मानक भी पूरे नहीं हैं। विभाग द्वारा नियमित जांच व शिकायत पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने से शहर से लेकर छोटे कस्बों, गांवों व अनेक क्षेत्रों में ऐसे अस्पताल लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ जनपदों की तस्वीर से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। फतेहपुर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण जच्चा बच्चा की मौत हो गई। पीड़ित ने बिलखते हुए बताया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरी गर्भवती पत्नी और पेट पड़ रहे बच्चे की मौत हो गई, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। पति ने आरोप भी लगाया कि गीता उत्तम कोराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है, वो अपने घर से ही लोगों का इलाज करता है। ऐसा ही मामला सोनभद्र से सामने आया है, जहां इलाज के दौरान चिकित्सक की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई। आपको बता दें कि निजी अस्पताल में प्रसूता का उपचार चल रहा था, वहीं रात में उपचार के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जैत गांव की मृतका की मौत से परिवार के लोगों ने घर पर शव रखकर आक्रोश जताया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मानक विहीन ऐसे ही अस्पताल की खबर रायबरेली से आई, जहां पर मानक के विपरीत चल रहे प्रयास हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि दुकान के अंदर प्रयास हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। शिकायत के बाद एसडीएम-सीएससी अधीक्षक ने छापेमारी की। छापेमारी में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। एसडीएम-सीएससी अधीक्षक ने दस्तावेजों की भी जांच की। जांच में दस्तावेज भी आधे अधूरे मिले। अस्पताल परिसर में गर्भ निरोधक दवाइयां बरामद हुई हैं। प्रशासन को देखकर मौके से आधा स्टाफ गायब हो गया। ऐसे तमाम अस्पताल जो मानक विहीन चल रहे हैं और ये मानक विहीन अस्पताल लगातार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन झोला छाप डॉक्टरों और अस्पताल माफियाओं में प्रशासन का भय क्यों नहीं, और ऐसे अस्पतालों पर और उनके संचालकों पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, और कब तक इन माफियाओं की वजह से आम लोगों की जान जाती रहेगी। हाँ, बच्चा के अंदर जो है बता रहे हैं जहर फैल गया था। ये हमको बताए ना, ये हमें अब आप लोग क्या करेंगे उसके नहीं, पहले? ये हमें बताई कहाँ कि हमारे पास का नहीं है। हम ऑपरेशन करा लेते हैं जाके दूसरे अस्पताल किसी दिखा। कुल मिला के यहीं पे किया है, लापरवाही है, यहीं पर किया गया मेडिकल स्टोर पे। बच्चे को कम से कम मृतक पैदा हुआ। जहां तो एक और जहां पर अगर हम बात करें तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार दौरे कर रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसे अस्पताल हैं जहां पर झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ ऐसे अस्पताल जहां पर मानक विहीन चीजें हैं वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, वहां पर उन जगहों को चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जिलों से दिखाई। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराते हुए नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के सतर्क होने के बावजूद भी, लाख बार चिताने के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा अनजान बना हुआ है ऐसे अस्पतालों से, और ऐसे अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश सिंह संवाददाता फतेहपुर से, अरविंद दुबे जी संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ है। सबसे पहले केशवानंद जी, क्या कुछ रायबरेली का ये पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अभी कुछ ही दिन पहले जो है रायबरेली के सीएससी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने जहां स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही देखी, तो उसके बाद उन्होंने 11 जो डॉक्टर थे उनका भी उन्होंने कार्रवाई की बात की, जिनका वेतन भी काटा। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि रायबरेली में जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी लापरवाही देखने को मिला। वहीं दर्जनों की संख्या में रायबरेली
अस्पताल है उन्हें खोला जा रहा है, जो उनके मानकों को भी पूरा नहीं किया जा कर रहे हैं। ताजा मामला जलमऊ क्षेत्र का है, जहां पे एक प्रयास हॉस्पिटल है, जहां पे मानकों को पूरा नहीं किया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर वहां पे एसडीएम और जलमऊ अधीक्षक मौके पर पहुंचे, जहां पे उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। कई आपत्तिजनक सामान भी अस्पताल से बरामद किए हैं। वहीं जब प्रशासन मौके पर छापेमारी करता है, तब जाकर के वहां के जो स्थानीय जो स्टाफ था वो मौके से फरार हो गया। वहीं अस्पताल के अंदर जो स्टाफ था वो नहीं मिला है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य महकमा जो है जांच कर कार्रवाई की बात करा। वहीं जल्दी इस पूरे अस्पताल को लेकर कार्रवाई करने की बात जरूर किया, लेकिन अभी जो है प्रशासन स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किसी भी प्रकार से जो अस्पताल है उस पर अभी कार्रवाई नहीं की गई है और जल्दी कार्रवाई करने की बात जरूर कह रहा है। जी महेश सिंह फतेहपुर से भारत संवाददाता है। फतेहपुर का क्या कुछ मामला है महेश? यस महेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। ऐसी कहूँ कि अभी इसी सप्ताह डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जिले का दौरा किया और बाकायदा जिला अस्पताल में आए, लेकिन फतेहपुर जिले की जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं और ना ही सुधरने का नाम ले रही हैं। उन्होंने मौके पर गंदगी देखी, ये किया वो किया। कार्रवाई के नाम पे जो सफाई एजेंसी थी उसका कार्यदायी एजेंसी के कर्मचारियों का एक दिन के बेहतर काटे जाने की बात है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ जब तक सरकार के जो मंत्री हैं, नुमाइंदे हैं, कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक निचले स्तर पर इसका मैसेज नहीं जाने वाला। दूसरी बात मैं आज आपको बता दूं कि आज फतेहपुर जिले में एक बड़ा मामला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की एक एनम है, यहाँ पे पोराई पड़ता है, पोराई क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग है। वो पिछले कई सालों से बाकायदे अपने घर में ही अवैध तरीके से एक नर्सिंग होम का संचालन कर रही थी। यहाँ पर जच्चा बच्चा की दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बाकायदे कई दिन तक उनको रखा गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये रसूखदार लोग हैं, ऐसे रसूखदार लोग हैं। इस एनम का हस्बैंड शहर का एक नामी गिरामी प्रॉपर्टी डीलर है और इसके बाद पीड़ित परिवार लगातार कराता रहा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई गई। बताया जाता है कि इस मामले में कुछ ऐसे भी लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जो इस महिला के पक्ष में उन्होंने बाकायदा पुलिस को फोन किया। फिलहाल बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं साफ हो पाया कि आखिर कार्रवाई क्या होगी और किस तरीके से मुकदमा लिखा जाएगा। जी ठीक है। अरविंद दुबे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनभद्र से। अरविंद, सोनभद्र में क्या कुछ पूरा मामला है? जी ऐसी आवाज नहीं आ रही है। अरविंद जी आवाज आ रही है आपको? जी जी। क्या कुछ पूरा मामला है सोनभद्र का? जी आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद के रावट क्षेत्र सदर प्रसूता की मौत उपचार के दौरान हो जाती है। जहां उसके परिजन द्वारा इस मामले में आरोप लगाया जाता है कि अस्पताल की लापरवाही से यह मौत हुई है। बात करें सोनभद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की तो कुछ इस प्रकार से चढ़ाई हुई कह सकती हैं कि कई बार लगातार अलग अलग तरीकों की शिकायतें स्वास्थ्य विभाग से मिलती रहती है। बावजूद यहाँ पर सोनभद्र जनपद में कम से कम अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था देखें तो कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता। अस्पताल में जितने भी इक्विपमेंट हैं, ज्यादातर इक्विपमेंट या तो काम नहीं कर रहे हैं। बता दें कि सोनभद्र भौगोलिक रूप से यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, तो ऐसे में 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके लोग जिला अस्पताल आते हैं अपना जांच कराने, तो वहां पे भी लोगों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। अगर निजी अस्पतालों की बात की जाए तो नोडल अधिकारी जरूर नियुक्त किए गए हैं इसके लेकर के। अभी बीते कल ही सोनभद्र डीएम द्वारा संबंधित विभाग को लेकर के बैठक की गई है और साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कहीं से भी बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई अस्पताल न संचालित हो, मानक के विपरीत अस्पताल न चले, ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। लेकिन इसकी हकीकत यहाँ कम से कम देखने को नहीं मिल रही है उस प्रकार से जैसा आदेश जारी किया जाता है। ताजा मामले की अगर बात करें तो सोनभद्र जनपद में रावटसंद के एक निजी अस्पताल का मामला है, जहां पर प्रसूता को उपचार के लिए भर्ती किया जाता है और उसकी उपचार के दौरान मौत हो जाती है। तो वही परिजन इसे लेकर के काफी आक्रोशित होते हैं और 100 को अपने घर पे ही रखकर आक्रोश प्राप्त करते हैं, जिसके बाद यह मामले की जानकारी पुलिस को होती है। पुलिस जाती है और विधिक कार्रवाई करते हुए अभी सूचना थोड़ी देर पहले हम ताजा अपडेट लेने का प्रयास किए तो पता चला कि पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया है और अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
बड़ा सवाल उठता है कि अब उस अस्पताल पर क्या कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, क्या उस अस्पताल पर कोई जांच होती है कि नहीं, या फिर वह भी खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है, जैसे तैसे मामले को निपटाया जाता है। अभी तक इस मामले में कुछ हद तक ऐसे ही इनपुट सामने आ रहे हैं कि मामले को लगभग लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है विधिक कार्रवाई के बजाय। जी ठीक है केशवानंद जी, अगर हम बात करें तो रायबरेली में कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही, लेकिन जिस तरीके से रायबरेली में आए दिन स्वास्थ्य विभाग की जो तस्वीरें आती हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से नकारा हो गया है और कोई काम हो नहीं रहा है अधिकारियों से। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं या जिस तरीके का हाल स्वास्थ्य महकमे का नजर आ रहा है, और वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी तरीके का काम भी जिम्मेदारी से नहीं किया जा रहा है। सीएमओ सीएमएस जो हैं, जो अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में फिलहाल? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बातचीत की गई कि आखिर जो अस्पताल था क्या वो मानक के विपरीत है या मानक पे है, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये अस्पताल मानक के विपरीत चल रहा है। तो एक दुकान के अंदर बाकायदा शटर लगा हुआ है जहाँ पर इस अस्पताल को संचालित किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसकी लगातार लोगों जो है स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे रहे थे, लेकिन जब इस पूरे मामले को मीडिया ने दिखाया तब जाकर के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी आंखें खुली और अस्पताल पहुंच करके छापेमारी की। छापेमारी में कई गड़बड़ भी वहां पे अस्पताल के अंदर देखा गया। अगर बात की जाए फायर किट की, तो फायर किट भी वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर अस्पताल किसी भी अस्पताल को अगर खोला जाता है तो वहां पे फायर किट का होना अनिवार्य होता है। तमाम ऐसे जो कागजी कार्रवाई होती है वो अस्पताल की मानकों के पूरा करने के लिए किया जाता है। जो ऐसे अस्पताल है जहाँ पर मानक विहीन चीजें हैं, जहाँ पर गुणवत्ता के हिसाब से चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, ऐसी जगहों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता? स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार कह रहे हैं हम निरीक्षण कर रहे हैं, हम निर्देशित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीर क्यों आ रही है सामने? अगर अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हम अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, तो काम कौन नहीं कर रहा है? बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। स्वास्थ्य मंत्री जब आते हैं तो भले ही कार्रवाई करके निकल जाते हैं, लेकिन अगर हकीकत जमीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही मिलती है। वो चाहे सीएससी की बात की जाए, पीएससी की बात की जाए, या फिर रायबरेली का खुद जिला अस्पताल की बात की जाए, तो लगातार यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जो लापरवाही है वो मरीजों पे भारी पड़ रही है। लगातार अगर स्वास्थ्य सीएमओ की बात की जाए, सीएमओ से इस पूरे मामले को लेकर के बात की गई, उन्होंने जांच कर कार्रवाई का हवाला जरूर किया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं वो एसी वाले कमरे में बैठ करके जो है पूरा लेखा जोखा तैयार करते हैं, जमीन पे उतरने का नाम नहीं लेते। अगर वो ग्राउंड जीरो पे उतरे तो जरूर ही जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही जरूर देखने को मिलेगी। जी महेश सिंह जी, अगर हम बात करें फतेहपुर में स्वास्थ्य मंत्री का निरीक्षण हो चुका है, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के दौरे भी कर चुके हैं, फिर ये जो हॉस्पिटल्स हैं, जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, ये कैसे अपनी दुकान चला रहे हैं? सवाल तो ये है ना कि जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा। शुक्ला, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण करने से कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक स्थानीय स्तर पे उच्चाधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होंगे। आखिर ये जो झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें चलती हैं, इनके संरक्षणदाता कौन है तो वही स्वास्थ्य विभाग के लोग ना। मैं आपको इतिहास के तौर पर बता दूं कि फतेहपुर जिला मुख्यालय में अकेले करीब करीब चारों क्षेत्रों को मिला दें तो 112 से अधिक अवैध तरीके के नर्सिंग होम संचालित हैं। तमाम ऐसे हैं जिन पे बोर्ड नहीं लगा है, तमाम ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है, मानक पूरे नहीं है। ओवरऑल निरीक्षण होता है, निरीक्षण होने के बाद कार्रवाई कुछ नहीं होती। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मामलों में जब कार्रवाई कुछ नहीं होगी तो झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद तो होने ही हैं। दूसरी बात यह है कि इनके रजिस्ट्रेशन के समय पे डिग्री लगाई जाती है, वो डिग्री होल्डर डॉक्टरों की कभी जांच नहीं की जाती है। एक एक नर्सिंग होम में कम से कम जो है एक नर्सिंग होम में जिस डॉक्टर की डिग्री लगी है
वहां से वो इत्र कम से कम 10 जगह उसने डिग्री लगा रखी है और बाकायदे मंथली उसको साप्ताहिक तौर पे उसे पैसा दिया जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा पूरे तरीके से लाचार है। दूसरी बात शुक्ला, और एक सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से भी जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरे तरीके से बचता है कि अगर हमने संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवा दिया तो कल हमें कोर्ट आना पड़ेगा, हमें एविडेंस देना पड़ेगा और वो तमाम भविष्य की जहमतों को सोच करके वो कार्यवाही के नाम पर एकदम जीरो हो जाते हैं। इसके बाद ये इनकी दुकानें पूरे तरीके से चलती रहती हैं, मौत का सौदागर बने हुए हैं। जो आज का ताजा मामला है ये अपने आप में चौंका देने वाला है। सबसे गजब की बात है कि इसी एएनएम के खिलाफ इसी स्थान पर इसी तरीके का 1 वर्ष पूर्व मुकदमा पंजीकृत भी किया गया। मुकदमा पंजीकृत जो पीड़ित था उसने दर्ज करवाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ना उस एएनएम को सस्पेंड किया गया, ना ही इसके जो पति हैं रसूखदार हैं, इनके साथ के लोग रसूखदार हैं, बड़े प्रॉपर्टी डीलर, इनके खिलाफ भी कोई भी एक्शन जैसी की कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो जिले में और भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले लेवल के, वो भी ऐसे नर्सिंग होमों पर जाने से परहेज करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है शुक्ला। और ऐसी स्थिति में डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री चाहे जितने दौरे कर लें, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले सकती। जी ठीक है महेश जी, वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, पूर्व सीएमओ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ए के शुक्ला जी, आज हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की जो बदहाली देखने को मिल रही है। जगह जगह से जो झोला छाप डॉक्टर्स का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। अभी फतेहपुर से हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि एक एएनएम है जो अपने ही घर पे एक हॉस्पिटल संचालित करती है और वो वहीं पर डिलीवरी करवाती है, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको पता है कि उसको कौन से अस्पताल में रेफर करवाना है। ये तमाम चीजें, ऐसे केसेस जब देखने को मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, कौन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा? ए.के. शुक्ला जी, आपको आवाज आ रही है? अरे ए.के. शुक्ला जी, मेरा सवाल था कि ये जो इस तरीके की खबरें लगातार मिल रही हैं, एक तो झोला छाप डॉक्टर्स और कुछ सरकारी अस्पताल ऐसे जहां पर उस व्यवस्थाएं नहीं है, जिस तरीके से मरीज अगर पहुंचते हैं तो उनको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। फतेहपुर का जो मामला है, जहां पर एक एएनएम है वो अपने ही घर में एक क्लिनिक संचालित करती है जहां पर वो डिलीवरी करवाती है, और उसके बाद अगर केस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो दूसरे अस्पताल में भी रेफर करा देती है। तो इस तरीके के जो मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं? और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ए.के. शुक्ला जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। आवाज आ रही है जी? हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी आ रही है। आप अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। अरे हाँ, देखिए, जो आपने अभी सवाल उठाया कि कुछ लोग जो अनऑथराइज रूप से घरों पर प्रैक्टिस करते हैं, डिलीवरी कराती हैं, जब सीरियस हो जाते हैं मरीज अस्पताल भेजती हैं, तो इस पर कुछ परसेंटेज तक आपकी आरोप जो कि सूचना मिली है सही हो सकती है। जो मैं समझता हूँ कि जो इस समय मेन प्रॉब्लम है, अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, और जो हम लोग ज्यादातर स्टाफ रख रहे हैं वो संविदा पे रख रहे हैं। संविदा वालों को कोई निश्चितता नहीं रहती कि हम कब तक नौकरी करेंगे। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो लोग 3 साल पहले रखे गए थे कोविड में, उनको 5,000 लोगों करीब 1,000 कुछ संख्या थी, उनको निकाल दिया गया। तो अगर नौकरी में पहले सुरक्षा होती थी, सिक्योरिटी होती थी, जॉब थी, पेंशन थी, प्रमोशन थे, जब कोई चीज उनको नहीं मिल रही है तो वो आप उनसे उसी सिंसियरिटी की अपेक्षा नहीं कर सकती। तो इसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज हैं, अच्छा डॉक्टर्स भी बहुत से अस्पतालों में नहीं है, पीएचसी में नहीं है, डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिटायरमेंट की एज बराबर बढ़ रही है। पहले 60 में रिटायर होते थे,
फिर 62 किया गया, अब 65 कर दिया गया। तो जाहिर है कि नए डॉक्टर्स नौकरी में नहीं आ रहे हैं। तो आप 65 और 70 साल के डॉक्टरों से अपेक्षा करो कि उसी लगन से काम करें, तो नहीं करेंगे। इसमें सरकार को पूरा देखना पड़ेगा कि पूरी एक तरीके से सिस्टम को वॉच करना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसी स्थिति हो रही है, और जहां जहां कमी है उसको दूर करें। डॉक्टर ए के शुक्ला सारी जी, योजनाएं, अगर ये लॉजिक इतना ही सिंपल और क्लियर है तो सरकार को क्या ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं? देखिए आ रही हैं, लेकिन अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन जितना मैं रोज ही सुनता हूँ कि पेंशन न होने से लोग परेशान हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं। और पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी होती थी। जो लोग पहले नौकरी करते थे उनको रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एक अमाउंट देती थी, जिससे उनका ओल्ड एज सिक्योर हो जाती थी। अब इफ दे आर नॉट गेटिंग पेंशन तो सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो नौकरी में ही सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले, और बहुत से ऐसे काम करते हैं जो संभवतः नियमानुसार नहीं होंगे। तो ये तो देखना पड़ेगा हमारी सरकारों को, जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं, कि इन चीज़ों को वो कंट्रोल करें, दूर करें, जिससे हम अच्छी सुविधाएं दे सकें। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना ए के शुक्ला जी, कि आपने जैसे कहा कि ये कितना सिंपल आपने समझाया कि ये समस्या है और ये प्रॉब्लम है, तो फिर सोल्यूशन की ओर काम क्यों नहीं किया जा रहा? और कई बार क्या होता है कि इस तरीके की खबरें आने के बावजूद जो सीएमओ हैं या जो सीएमएस है वो इस ओर ध्यान ही नहीं देते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी जैसे कि महेश जी बता रहे थे कि फतेहपुर का ये मामला था, एनएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको सस्पेंड तक नहीं किया गया या उससे जवाब तक नहीं मांगा गया कि आप अपना खुद का क्लिनिक चला के डिलीवरी करवा रही हैं। अब देखिए क्या पोजीशन है मैं नहीं जानता, जो मौके पे सीएमओ है या जोनल एडिशनल डायरेक्टर है वो देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर ऐसी गलती पकड़ी गई है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं भी सीएमओ रहा हूँ, मैंने एक दिन में 8-8, 10-10 एएनएम को इन लोगों को निलंबित किया है। कुछ प्रॉब्लम्स पर कार्रवाई होती है तो लोगों को डर होता है, लोग अपनी ड्यूटी ज्यादा लगन से करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ओवरहॉलिंग होनी चाहिए कि भाई क्यों ऐसी स्थितियां डेवलप हो रही। अरविंद दुबे जी का रुख कर लेते हैं सोनभद्र से। अरविंद, अगर हम सोनभद्र की बात करें, यहाँ पर इस तरीके के अस्पताल कितने ही संचालित हैं, क्या व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों की? जी आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में ऐसे अस्पतालों की भरमार है। सबसे बड़ी समस्या जो सर अभी बता रहे हैं कि नहीं सीएमओ या विभाग, ये बात सही है कि नहीं स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है। तो सोनभद्र जनपद के सीएससी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। बावजूद इससे इतर यह व्यवस्था जो है निजी अस्पतालों की है। निजी अस्पतालों में तो कम से कम उन नियमों का पालन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला होता है। ऐसे में नोडल नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे अधिकारियों को सरकार वेतन देती है जो ऐसे लोगों की जांच करे और अगर वो गुणवत्ताविहीन है तो उन पर कार्रवाई करे। लेकिन इस पर पलीता लगाया जाता है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसमें कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि धन की बातें होती हैं। केवल एक मात्र कारण यही है कि उनके इशारे पर ही अस्पताल चल रहा है। अभी ताजा आपको एक जानकारी दे कि सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज में एक अस्पताल था जिस पर हम गए हुए थे, वहां कोई चिकित्सक नहीं था। मतलब कि एक नियम है, होता है कि एक एमबीबीएस कम से कम डॉक्टर, जहां तक हमें जानकारी है कि अस्पताल में होना चाहिए, वहां कोई अस्पताल में नहीं था। यहाँ तक कि अस्पताल संचालक के नाम पर भी कोई नहीं था। हमारे पास वो विजुअल है अभी, उसमें नाबालिग बच्चे थे। उनसे जब हमने जानकारी लेने का प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि संचालक महोदय यहाँ से बाहर गए हुए हैं और यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। फिर जब उसके बारे में और जानकारी जुटाया तो पता चला कि वह अस्पताल ऑलरेडी सीज हो चुका है। मतलब अस्पताल कागज में सीज है और अंदर उपचार चल रहा है। ऐसे में वहां गुणवत्ता कैसी होगी तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसी स्थान पर कोई कार्रवाई न करने के बजाय किसी और नाम से दूसरा अस्पताल खोल दिया जाता है। एक और लॉजिकल बात बताएं कि जैसे अभी कोई टीम जाती है, वहां जांच करती है, ताला लगा देती है और कुछ ही दिन के बाद सेम कंडीशन पे वो ताला खुल जाता है। यानी कि आज वो चीज अवैध है तो कल वही कंडीशन पे वैध कैसे हो जाती है? और अगर अवैध होने की जानकारी मीडिया या अन्य लोगों को दी जाती है तो उसके वैध होने की जानकारी क्यों नहीं दी जाती है कि नहीं ये इस कंडीशन के कारण अवैध था, अब इस कंडीशन कारण ये अस्पताल वैध घोषित किया गया है। तो आवाज बोल जी। बिल्कुल अरविंद, कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर उठता है। आगे हम इस पर बातचीत करेंगे। और बात कर रहे हैं बंद करो मौत के अस्पताल, झुंझुनू पर कर रहे हैं। केशवानंद शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं रायबरेली से, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। केशवानंद जी, रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर इस तरीके के अस्पताल संचालित हो रहे हैं।
अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, तो वो भी कई बार कह चुके हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करें। रायबरेली में अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके की अन्य जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में जरूर कहा जाता है कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं और जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब आदमी पहुंचेगा तो उससे मात्र 1 रुपए के खर्चे में सभी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन रायबरेली में जब भी कोई यहाँ पेशेंट चाहे जिला अस्पताल जाए या CPSC जाता है तो वहाँ पे जरूर 1 रुपए का खर्चा जरूर बनता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास पहुंचता तो कमीशन खोरी का इतना खुला खेल चल रहा है कि वहाँ पे जो है हजारों रुपए की वहाँ पे महंगी महंगी दवाइयाँ लिखी जाती है। अगर इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट पहुंचता है किसी भी प्रकार की जो बीमारी लेकर के अगर वो पहुंचता है तो इमरजेंसी में जब जो भी डॉक्टर तैनात रहता है उसके द्वारा 750 रुपए की एक इंजेक्शन लगाया जाता है। किसी भी प्रकार की बीमारी होने पे उस इंजेक्शन को लगाना है तो लगातार वो कमीशन खोरी के चलते इस प्रकार की जो बाहर की दवाइयां हैं लगातार लिखी जा रही, जिसके चलते जो पेशेंट है वो काफी मरीज और तीमारदार लगातार परेशान होते हैं। महंगी महंगी दवाओं को देखा जाता है। कमीशन खोरी का खुला खेल रायबरेली के जिला अस्पताल में चलता है, जिससे जो मरीज होते हैं वो जिला अस्पताल ना जा करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे पहुंचते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों की रायबरेली की बात करें तो एक मोहल्ले में तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन से अधिक जो अस्पताल हैं वो खुले हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो CMO ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर एक इंदिरा नगर मोहल्ले में देखा जाए तो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो अस्पताल को खोला गया है। चंद कदमों की दूरी पर CMO ऑफिस है, लेकिन CMO ऑफिस की वहां पे देखा जाए तो जो मानक है उन कुछ अस्पतालों में मानक के विपरीत इन अस्पतालों को खोला गया है। एक डॉक्टर की डिग्री से जो है कई अस्पताल खोले गए हैं। एक उसी ही डॉक्टर की जो अस्पताल की डिग्री है उसको लगाया गया और कई जगह उन्हीं डॉक्टरों की डिग्री के अस्पताल खोल दिए गए हैं। बताया जाता है कि लखनऊ से डॉक्टर आएंगे और यहाँ पे इलाज करेंगे बाकायदा, लेकिन यहाँ पे जो लोकल के ही लोग होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे इलाज किया जाता है। लेकिन जो स्वास्थ्य महकमा है वो आंख बंद करके इस पूरे खेल को देखता है और कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। जी क्यों केशवानंद जी, वही तो मेरा सवाल है कि आखिर क्यों खाना पूर्ति क्यों की जा रही है? क्यों जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं? इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो क्या सो रहे हैं? उनको नजर नहीं आ रहा अस्पतालों की बदहाली उनको नहीं दिखाई दे रही है? आए दिन मीडिया इस पूरे मामले को लेकर के प्रकाश लगाती है। जब किसी भी अस्पताल की बाकायदा खबर दिखाई जाती है तो भले ही CMO ऑफिस से उच्च अधिकारी पहुंचते हैं और अस्पताल को सील करते हैं, लेकिन चंद ही दिनों बाद उस अस्पताल को खोल दिया जाता है। किसी भी नाम से अगर हॉस्पिटल होता है उस नाम पे अगर अस्पताल को सील किया जाता है तो दूसरे नाम लगा करके उस अस्पताल को खोला जाता है। बाकायदा वहाँ पे जो है खुला खेल खेलते हैं, लेकिन जो अधिकारी लोग हैं उस और नजर नहीं रखते, क्योंकि बाकायदा अगर मुख्य सूत्रों के माने तो बाकायदा CMO ऑफिस से जो है इनका जो बात की जाए तो कमीशन खोरी का जो पैसा होता है उसे CMO ऑफिस बाकायदा पहुंचाया जाता है, जिसके चलते इन अस्पतालों पे कार्रवाई करने से जो उच्च अधिकारी होते हैं वो बचते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में स्वास्थ्य महकमा लगातार लापरवाही कर रहा है, जिसके चलते आए दिन नए हॉस्पिटल खोले जाते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं की जाती। जी ठीक है, वापस आएंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, और अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे मंत्री जी हैं, जो तुम्हारे ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री इनके अंडर में आता है, वो इतना छापे भी मारते हैं, निरीक्षण भी करते हैं, फिर भी अधिकारी CMO लाइन से नहीं आते हैं। क्या कारण है? किस कारण मतलब इनको डर भय नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अस्पताल में जो भी लापरवाही होती है, अगर CMO महोदय चाहें उसका निरीक्षण करें हफ्ते में 2-3 दिन के अंदर, तो ये सब लापरवाही सामने ना आवे, जनता को कोई दिक्कत ना हो। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर A.K. शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। A.K. शुक्ला जी, आप चूंकि पूर्व CMO रह चुके हैं और आपने खुद बताया कि आपने बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन मुझे लगता है आपके वक्त में और आज के वक्त में काफी डिफरेंस है। वो अंतर आप देख पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, काफी अंतर है। मैं पुरानी बात अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा कि पहले जो हमारे कर्मचारी होते थे वो नियमित होते थे, नियमित वेतनमान में नियुक्ति होती थी, हर महीने साल उनकी तनख्वाह बढ़ती थी,
कुछ सालों बाद प्रमोशन होता था, तो उनको एक डर रहता था कि हम निलंबित हो जाएंगे, प्रमोशन नहीं होगा, फिर तनख्वाह कम कर दी जाएगी। अब तो संविदा पर है, तो वो काम करते हैं, ज्यादातर संविदा पे। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि संविदा वालों से हम नियमित पब्लिक हेल्थ का काम प्रॉपर्टी ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो हम इन जनरल आप कानून बना दीजिए, लेकिन जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन की आस जुड़ी हुई है, तो वहां पर तो हमें कर्मचारी सिंसियर देने पड़ेंगे, जो नौकरी में आ जाए, फिर जब तक वो रिटायर नहीं होते नौकरी करें। यहाँ तो हर आदमी ये सोचता है कि हम कहीं बेटर नौकरी पालें, ज्यादा तनख्वाह मिले वहां पालें। यहाँ तो मुझे कोई भविष्य नहीं है। मैं समझता हूँ यही एक कारण है इस समय कि दूसरा जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उनको भी बहुत ज्यादा उम्र तक रखा जा रहा है। किसी में स्वास्थ्य के कारण है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से डॉक्टर काम नहीं करना चाहते, बहुत से डॉक्टर ने VRS अप्लाई कर रखा है, वॉलंटियर रिटायरमेंट, उनको नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिसको एक विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। मंत्री जी तो हमारे दौरे काफी करते हैं, अक्सर अखबारों में आता है, दौरे करते हैं, निरीक्षण करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन समस्या है कि कार्रवाई होती है, निरीक्षण होते हैं, सुधार क्यों नहीं हो रहा? तो आज हमारे अफसर हैं, जिले में CMO हैं, अस्पताल में CMS हैं, उनके ऊपर एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर हैं, DG हैं। तो इन लोगों को, और सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ जो एक्चुअल प्रॉब्लम इनको दिखती होगी, ये किसी संकोच में हो सकता है ऊपर ना बताते हो। देखिए शुक्ला जी, अगर आपने जैसे कहा कि ये प्रॉब्लम है, अगर इस पर सुधार, नियमितीकरण अगर आप नहीं कर रहे, संविदा पर लोग हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से इस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिल रही है। ऐसे तो फिर अब हमें इस पर चर्चा ही करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नियमितीकरण तो हो नहीं रहा है और संविदा पर जो लोग हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे नहीं। तो क्या हम इस टॉपिक पर बात करना ही बंद कर दें और जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें? हमें बात जरूर कमी देखते हैं, होना चाहिए, विचार करें कि भाई कम से कम ऐसा सके, क्योंकि उनके काम से जीवन जुड़ा हुआ है। देखिए शुक्ला जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। हम वापस आते हैं आपके पास। महेश सिंह जी, जो पीड़ित परिवार है, उनके द्वारा क्या इसको लेकर कंप्लेन नहीं की गई, इस पूरे मामले को लेकर? और कंप्लेन अगर की गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आपने क्या जिम्मेदार अधिकारियों से भी इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की है? जी देखिए, इस मामले में जो पीड़ित है उसने बाकायदा पुलिस को प्रत्यावेदन दिया है। पुलिस को प्रत्यावेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में जो जिले के डिप्टी CMO हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। ऐसा सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जांच और विवेचना तो हर मामले की होती है, बाद में भी होती है। फिलहाल उस पीड़ित परिवार को प्रथम दृष्टया न्याय देने के लिए तो मुकदमा दर्ज करना ही अनिवार्य है और स्वास्थ्य विभाग को अपनी तरफ से भी कार्रवाई इसमें बनती है। दूसरी बात, जहां तक अभी हमारे डिबेट के जो हिस्सा है शुक्ला जी, डॉक्टर साहब, उन्होंने जो एक सवाल उठाया कि सीमित संसाधन है, सीमित डॉक्टर हैं और सीमित स्टाफ है, संविदा कर्मचारी हैं, तो ये सवाल अपनी जगह पे बनता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि गली गली, गांव गांव और जगह जगह मौत के सौदागर बन जाए, अनट्रेंड लोग अस्पताल चलाएं, वहां पर बच्चा बच्चा की मौत हो और मौत के बाद भी स्वास्थ्य महकमा, पुलिस महकमा, जिला का प्रशासन एकदम आंख में पट्टी डालकर बैठा रहे। ये बात जरा पब्लिक के समझ में नहीं आती है। ऐसे मुद्दों पे सरकार को भी संजीदा होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक बड़ी स्तर पे कार्रवाई नहीं होगी, आखिर दोषी कौन है? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मुकदमा दर्ज करना, बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाना ही कार्रवाई के दायरे में नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि इस एनएम के को संरक्षण देने वाले कौन थे? वो स्वयं स्वास्थ्य विभाग की एक जिम्मेदार कर्मचारी है, भले ही वो गांव लेवल की हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी स्वास्थ्य विभाग में मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि
पिछली 1 साल बाद भी उसके खिलाफ एक्शन हुआ, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 दिन का वेतन तक नहीं काटा गया, और इस बार भी उसके पूरे तरीके से हौसले बुलंद है। जी ऐसा बिल्कुल। देखिए महेश जी, ये बात जो आपने कही, हम मान लेते हैं कि इसमें बहुत सच्चाई भी है कि जो जिसका भी संरक्षण उस एनएम को प्राप्त है, जिसकी वजह से उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, और हम मानते हैं कि इसमें सच्चाई है, लेकिन हम ये जानना समझना चाहते हैं ना कि जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, महज खाना पूर्ति करेंगे, वही सवाल मैं AK शुक्ला जी से भी कर रही थी, तो क्या हम इस मुद्दे पर बातचीत करना बंद कर दें, अस्पतालों को ऐसे ही चलने दें, क्योंकि कार्रवाई तो होनी नहीं है, हम भी खबरें दिखाते दिखाते क्या ही कर लेंगे अस्पतालों का। देखिए शुक्ला, इसमें सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की। हमें मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं लाएंगे, सबसे खास बात है कि इन लोगों का जो ऐसे कृत्य करने वाले लोग होते हैं, उनका एक रैकेट होता है, और इस रैकेट में गांव के प्रधान से लेकर के तमाम ऐसे लोग शामिल होते हैं जो बाकायदा इन झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ मरीज को भेजते हैं और उसका बाकायदे कमीशन लेते हैं, जिसका असर सीधे मरीज और तीमारदार पर पड़ता है। लेकिन अब ये कह दिया जाए कि इस मुद्दे को उछाला ना जाए। महेश जी, ये टाइप वाली चीजें भी तो है, जैसे कि एनएम अपने घर पे संचालित करती थी एक अस्पताल, जहां पर वो डिलीवरी करवाती थी, केस कॉम्प्लिकेट होता तो सरकारी अस्पताल रेफर कर देती थी। ऐसे कैसे कोई भी सरकारी अस्पताल किसी एनएम का भेजा हुआ मरीज अपने अस्पताल में रख लेता है? मैं आपको बताऊं, प्राइवेट नर्सिंग होम सेट होते हैं, ये अपने घर में एक नर्सिंग होम चला रही थी, बिना बोर्ड का नर्सिंग होम चला रही थी, और जब देर रात इस प्रसूता की हालत बिगड़ी तो इसे उसके नजदीक ही उसकी स्वजाती एक नर्सिंग होम में दाखिल करवाया गया। वहां पर भी इसकी ब्लीडिंग नहीं बंद हुई। उसके बाद इसको जवाब दिया गया कि आप कानपुर लेकर के जाइए। सवाल इस बात का उठता है कि एनएम अगर जानकार थी तो पहले से उसे पेशेंट की पोजीशन समझ में आ गई, लेकिन वो उसे ना तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं पर भी उसे रिफर करने जैसी की व्यवस्था नहीं कर पाई। अंतिम दौर पर वो लेके आई, यहाँ का एक शहर का VIP मार्ग है, वहां पर एक हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम अभी जब तक तहरीर में नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस नर्सिंग होम को के खिलाफ भी पहले सीज किए जाने की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन महज 15 दिन के अंदर वो नर्सिंग होम भी फिर से ओपन कर दिया गया। अब सवाल इस बात का उठता है कि स्वास्थ्य विभाग कितनी मौत फतेहपुर जिले में करवाना चाहता है, या प्रदेश सरकार ऐसे स्वास्थ्य महकमे को लेकर के कब तक गहरी नींद में डूबी रहेगी और बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करेगी, जवाबदेही क्यों नहीं तय होगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी केशवानंद जी, मानते हैं कि ये जागरूकता का अभाव भी है, जब हमें पता है कि ये अस्पताल जो है ये संचालित गैर तरीके से हो रहा है, या इसका उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, या ये झोला छाप डॉक्टर्स है, उसके बाद भी लोग इलाज कराने जाते क्यों हैं ऐसे अस्पतालों में? बिल्कुल, देखिए ग्रामीण अंचलों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण अंचलों में जागरूकता की काफी कमी देखने को मिलती है। अस्पतालों में सबसे पहले वो जिला अस्पताल पहुंचने से पहले अपने मरीज को जो है स्वस्थ देखना चाहता है, इसके लिए वो बगल पास में जो भी झोला छाप डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक खोली जाती है, बाकायदा उसका नाम ट्रामा सेंटर रख दिया जाता है, तो वहाँ पे लोग पहुंचते हैं ताकि उनके जो मरीज है वो स्वस्थ हो सके, इसको लेकर के वो सबसे पहले वहीं पे पहुंचते हैं। लेकिन जब वहां पे हालत बिगड़ती तब उस मरीज को जो है रायबरेली के जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। तो तमाम लगातार देखा जाए तो गांव में जिस प्रकार ये जागरूकता की अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कमी रखी गई है। लगातार इस प्रकार जो स्वास्थ्य महकमा है वो लोगों को जिस प्रकार लाइसेंस दे रहा है कि वो अस्पताल खोले, एक जो रायबरेली में है वो ग्रामीण अंचल की बात, फतेहपुर बॉर्डर से जुड़ा हुआ दलमऊ क्षेत्र है, वहां पे इस अस्पताल को खोला गया, बाकायदा एक दुकान के अंदर अस्पताल को खोला गया है। कई बार ये ग्रामीणों ने जब शिकायत की और इस खबर को मीडिया के माध्यम से दिखाया, तब जाकर के SDM व जो अधीक्षक होते हैं स्वास्थ्य महकमे के वो पहुंचते हैं और इस अस्पताल पे छापेमारी करते हैं। लेकिन जब अस्पताल में छापेमारी करते हैं तब यहाँ पे कोई जो स्टाफ है वो नहीं मिलता है और सब हॉस्पिटल छोड़ करके भाग गए हैं। फिलहाल इस पे जो स्वास्थ्य महकमा है वो कार्यवाही की बात कर रहा है, लेकिन कार्यवाही को ना तो सिर्फ वही एक बार खाना पूर्ति की जाएगी, अपनी एक लेटर तैयार किया जाएगा ताकि और बहुत। चलिए केशवानंद जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मनोज जी,
जब स्वास्थ्य मंत्री इतनी ज्यादा इतना निरीक्षण कर रहे हैं, इतने दौरे कर रहे हैं, इतनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, उसके बाद भी अस्पतालों से ऐसी खबरें कैसे आ रही हैं? ये झोला छाप डॉक्टर को किसका संरक्षण मिल रहा है? कौन लोग हैं जो झोला छाप डॉक्टरों को संरक्षित कर रहे हैं और उसके बाद उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही? आपके सीएमओ सीएमएस क्या कर रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मामले आपको पता है? जी, सबसे पहले मैं के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज ये लाइव डिबेट और स्वास्थ्य संबंधी इस तरह की जो चर्चा रखी है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। इसकी जानकारी है, पूरे जनपद में जानकारी है। हमारे जिले से महेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, मैं उनकी लगातार सक्रियता देखता रहता हूं और उनके माध्यम से हम लोगों को प्रत्येक ऐसे विषयों की जानकारी मिलती रहती है। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और ऐसी इस तरह की लगातार कई घटनाएं होती रही। मैं लगातार इसमें अभी पीछे स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए थे, औचक निरीक्षण पर थे और उन्होंने बहुत सारी कई कार्रवाई किया है, बहुत सारी अनियमितताओं को पाया है। उसके बावजूद जो सरकारी विभाग का जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा है, उसमें कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई पड़ता है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है, बहुत ऐसे अस्पतालों को संचालित किया जा रहा है जो रजिस्ट्रेशन उनका प्रॉपर नहीं है, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जो डॉक्टर हैं, जो मात्र कुछ दिन किसी अस्पताल में काम करने के साथ में वो 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने काम करने के उपरांत एक नया हॉस्पिटल किसी भी बैकअप को लेकर के खोल लेते हैं और वहां पे एज ए डॉक्टर। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है, टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया, वधिया काम करिया सरकार ने, गरीबां दा भला करता। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे काम बाद च, पहला सेहत जरूरी है। सो असी जदों सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात न उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं बंद करो मौत के अस्पताल और हमारे साथ मनोज जी लगातार बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है। मनोज जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी मनोज जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं विषय रख रहा था कि अभी जो ये अनरजिस्टर्ड छोटे छोटे कमरों में जो ये अस्पताल खोल दिए गए हैं विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, ये जो किसी को भी परमिशन दे दी जाती है मनोज वहाँ पे बैठे ये जो खामियां कमियां ये तो हम बता ही रहे हैं। हम तो आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये अस्पताल ऐसे ही चलते रहेंगे, ये इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो फतेहपुर का मामला है, चूंकि आपने ही बताया कि आप भी फतेहपुर के निवासी हैं, तो आप तो इससे अवगत होंगे, तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक एनएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, निलंबित क्यों नहीं किया, या कुछ भी कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और साल भर पहले भी उसके साथ ऐसा ही कुछ केस हो चुका है, उस तब भी कार्रवाई नहीं की गई, अब भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि पाल पोस कर बड़ा आप ही कर रहे हैं। पाल पोस के बड़ा नहीं किया जा रहा है। उनपे अभी जो घटना हुई उसके बाद में लगातार सभी स्वास्थ्य विभाग के जो लोग भी, हमारे जनपद से जो लोग भी सक्रिय भूमिका में थे, उन्होंने उनसे बातचीत किया है और हमारी जानकारी में उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी हो रही है और निश्चित रूप से उचित समय रहते उसमें मजबूत कार्रवाई होगी। दिख रहा है फिल्म में। हाँ जी मनोज जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। आप कार्रवाई होना सुनिश्चित है, उनको किसी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और पुलिस से लेकर के स्वास्थ्य विभाग सभी लोग उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इस तरह की कोई भी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी या हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार या ब्रजेश पाठक जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार औचक निरीक्षण करते रहे हैं। अभी हम लोगों को जिले में भाजपा को किसी को जानकारी नहीं थी और स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। ये अच्छी चीजें हैं, ये इससे बहुत सारा गतिविधियों में सुधार होता है और एक्टिविटी जो होती है वो कुछ बेहतर होती है। मगर उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि कुछ और बेहतर, अब कैसे बेहतर हो सकता है हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं। AK शुक्ला जी, आपके अकॉर्डिंगली, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि जो नियमितीकरण है वो नहीं किया जा रहा है, स्टाफ की कमी है और ये सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। AK शुक्ला जी की भारी कमी है। ठीक है मनोज जी रुक जाइए। AK शुक्ला जी, आपको आवाज मिल रही है? सवाल मेरा सुना आपने? हेलो, हाँ जी AK शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? प्रश्न नहीं समझ सका आपका। AK शुक्ला जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस ओर पर ध्यान देना होगा कि आपने जो बताया कि स्टाफ की कमी है और जो संविदा पर लोग रखे जो आ रहे हैं, इस ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि थोड़ी सीरियसनेस के साथ काम किया जाए अस्पतालों में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो कर्मचारी है वो अगर जिम्मेदारी से काम करें। अब यहाँ मेन समस्या जो मेरे सामने आ रही है कि अनाधिकृत अस्पताल जो चल रहे हैं फतेहपुर में और जनपदों में, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएमओ तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने किसी डिप्टी सीएमओ को नामित कर सकते हैं जिनका यही काम हो कि दौरे करके अस्पतालों का निरीक्षण करे और जो मानक हैं अगर पूरे नहीं है तो अस्पताल को बंद कराए। क्योंकि दोनों अधिकार, अगर सीएमओ अस्पताल चलाने की अनुमति देता है तो अस्पताल बंद करने का भी अधिकार उसके पास है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और एक और जहां स्वास्थ्य मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की खबरें सामने आना दुखद है और इसके पीछे कई कारण हैं जिन पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।